So hello, welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we're going to learn about Natural School of Law. We have already finished Kelsen, right? In the last class, we have seen criticism of Kelsen, pure theory of law. All this we have already seen. So in today's video, we are going to start with Natural School of Law. Natural School of Law क्या होता है सर? Natural School of Law समझो इसको बहुत अच्छे से. ये जो हमारा Natural School of Law है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे. देखो, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ मतलब ये बेस्ड करता है मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर. नेचुरली जो चीज़ हमारे अंदर है, जिसके बेसिस पे हम लोग सोचते हैं कि यार लॉ अगर इस प्रकार से हो तो बहुत अच्छा होता है. तो ये जो नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ है, इसमें हम लोग वो सारी चीज़ देखेंगे. ठीक है, मोरालिटी देखेंगे, प्रिंसिपल्स देखेंगे, ये सारी चीज़ एक बार पढ़ लेते हैं. नेचुरल लॉ इज बेस्ड ऑन बिलीफ. एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर बेस करता है नेचुरल लॉ कि दैट सर्टेन राइट्स and moral principles are inherent in human nature. Of course, कुछ rights and कुछ moral principles जो है वो humans के अंदर naturally present है. ठीक है, and can be understood through reason and can be understood through reason. Through reason का मतलब क्या होता है? Through reason का मतलब होता है rationally सोचना. अच्छा, human के अंदर जो inherit होता है, क्या inherit होता है बताओ ना? moral principles. वो कैसे हम लोग निकालेंगे बताओ, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे बताओ? रैशनल सोच के जब हम लोग लॉजिकली कोई भी चीज़ सोचते हैं, ठीक है, ढूंढते हैं, कुछ भी हम लॉजिकली सोचते हैं कि क्यों ये हो रहा है, वर्ल्ड में ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, ये जो हम सेंस लेकर आते हैं हमारे अंदर में, वो अपने को बताता है कि भैया तुम्हारे अंदर क्या मॉरल प्रिंसिपल्स है, क्या नहीं है. क्योंकि मैं तुमको एक चीज़ समझाता हूँ, सुनो. तुमको कुछ भी चीज़ या तो सही लग सकता है या तो गलत लग सकता है. ठीक है, तुमको अगर कोई भी चीज़ सही और गलत लग रहा है, तुम्हारे दिल में कोई भी चीज़ या तो कुछ सही लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम्हारे दिमाग के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि भैया ये सही है और ये गलत है. तुमको लगता होगा कि यार ये जो चीज़ हो रहा है, जो भी चीज़ हो रहा है वो गलत है. ये नेचुरली आ रहा है. तुम अगर देखोगे, तुम किसी इंसान को देखोगे कि वो इंसान किसी तीसरे इंसान को काट के खा रहा है, तुम नेचुरली क्या बोलोगे? यार ये तो गलत है, ये गलत है, राइट? अब जब तुम पूछोगे ये क्वेश्चन कि यार ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है, तब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे मॉरल प्रिंसिपल्स क्या है. तुम्हारे मॉरल प्रिंसिपल्स ये है कि इंसान को काट के नहीं खा सकता. समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिमाग में, तब जाके हम लोग अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. ये समझ में आ रहा है? बहुत इजी कंसेप्ट के हिसाब से मैं तुमको समझा रहा हूँ. उसके बाद देखो, इट एम्फेसिस अ लार्जर मॉरल, ए हायर मॉरल ऑर्डर दैट गवर्न्स ह्यूमन लॉ. नेचुरल लॉ जो है ये थोड़े अभी लोअर लेवल नहीं, हायर लेवल के जो मॉरल ऑर्डर्स है उसके बारे में हम लोग बात करें. मतलब सोसाइटी में ये नहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा कि एक इंसान दूसरे इंसान को काट के क्यों खा रहा है. ये बहुत पहले होता था, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे. अब तो हमारे पास में बहुत लार्जर ग्रेटर प्रॉब्लम्स है, उसके हिसाब से हम लोग हमारे मॉरल्स जो है वो भी बढ़ेंगे, राइट? वो भी हायर लेवल पे जाएगा. ठीक है, जो कि ह्यूमंस को गवर्न करेगा. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी इन दिस स्कूल. सीधी बात है कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है लॉ एंड मोरालिटी का इस स्कूल में. फिर देखो, 4 थ्योरीज ऑफ नेचुरल लॉ. पहला है एंशिएंट थ्योरी. दूसरा है एंशिएंट थ्योरी में तुम्हारे को रोमन फिलोसोफर्स मिल जाएंगे, ग्रीक फिलोसोफर्स मिल जाएंगे. फिर आता है हमारा मिडीवल थ्योरी. उसके बाद आएगा तुम्हारा रीनेसेंस थ्योरी. ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हम लोग करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. फिर आता है मॉडर्न थ्योरी. इसमें खत्म हो जाता है तुम्हारा. 4 है. ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको एक बार देख लेंगे फटाफट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर से देखेंगे ये वाला चीज़. एंशिएंट थ्योरी क्या बताता है भैया? एंशिएंट थ्योरी फोकस करता है ऑन जस्टिस एज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ लॉ. एंशिएंट थ्योरी अपने को कहता है कि भैया लॉ जो है वो तभी लॉ बनेगा जब वो जस्टिस दिलाएगा. ठीक है, की फिलोसोफर्स थे कुछ जैसे कि रोमन फिलोसोफर्स, अल्पाइन, सिसीरो, जस्टिनियन. और फिर ग्रीक फिलोसोफर्स थे कुछ, हेराक्लिटस, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल. ये सारे अपने अपने हिसाब से जो है लॉ के बारे में बात करते हैं. इसको थोड़ा रीड कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है, टफ नहीं है. देखो, जैसे कि लॉ इज़ द आर्ट और साइंस ऑफ व्हाट इज़ इक्विटेबल एंड गुड.
मतलब जो सबके लिए इक्वल है, जो सबके लिए गुड है, वही है लॉ। उसी आर्ट एंड साइंस को कहा जाता है लॉ, यह अल्पाइन कहता है। ठीक है, फिर सिसेरो क्या कहता है? लॉ इज द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। मतलब हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर, मतलब जब तुम क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, तुम अपने आप से पूछोगे कि ये क्यों हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए, जब तुम रीजंस ढूंढने की कोशिश करोगे तब जाके लॉ निकलेगा, तब जाके लॉ निकलेगा, तब जाके बनेगा कि अच्छा ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ लॉ बनाएंगे कि इंसान इंसान को काट के नहीं खाएगा। ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पे? लॉ। ठीक है, लॉ कब बनता है? जब हाईएस्ट लेवल पे तुम रीजनिंग के हाईएस्ट लेवल पे चले जाओगे, तब जाके बनेगा लॉ। तुम पूछोगे कि इंसान इंसान को क्यों खा रहा है, नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए थे, उसके बाद क्या बनाओगे? अगर नहीं खाना चाहिए तो क्या बनना चाहिए? लॉ बनना चाहिए, फिर बन जाएगा लॉ। तो हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। ठीक है, जस्टिनियन क्या कहता है? लॉ इज द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। मतलब लॉ एक प्रकार का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कि क्या सही एंड क्या गलत है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड बनता है जो सही, जस्ट, सही, जस्ट मतलब सही, एंड अनजस्ट गलत। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक स्टैंडर्ड जो है बनाता है कि इस स्टैंडर्ड को पार कर लोगे तो तुम गलत हो जाओगे, इस स्टैंडर्ड के अंदर रहोगे तो तुम सही हो। ठीक है, जस्टिनियन इसको कहा जाता है। तो लॉ को तोड़ने का मतलब क्या होता है? तुमने स्टैंडर्ड को जो है निकल के चले गए, तुमको जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड दिया गया था उसको तुमने फॉलो नहीं किया, उसको तुमने ब्रीच करके चले गए, तो तुमने लॉ तोड़ दिया। समझ में आ रहा है? लॉ इज द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। ठीक है, वो सही नहीं है, वो गलत है। और अगर तुमने लॉ के अंदर में दायरे में रख के काम किए तो वो सही है, जस्ट है। जस्टिस और अनजस्ट मतलब अनजस्टिस, तुम्हारे साथ सही गलत, ये दो चीज है। क्या ये समझ में आ रहा है? ग्रीक फिलोसोफर क्या कहता है बताइए? ग्रीक फिलोसोफर कहता है, हेराक्लिटस कहता है, आइडेंटिफाइड डेस्टिनी, रीजन एंड ऑर्डर एज द की फीचर ऑफ नेचुरल लॉ। उसने कहा कि डेस्टिनी, रीजन एंड ऑर्डर ये फीचर्स है नेचुरल लॉ के। ठीक है, सोक्रेटिस ने क्या कहा? बिलीव्ड इन ह्यूमन इनसाइट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड। लॉ तब बनेगा जब ह्यूमन खुद देख के, समझ के, क्या सही है क्या गलत है, उसके बीच में एक डिवीजन बना देगा, एक डिस्टिंग्विश बना देगा, तब जाके लॉ बनेगा। प्लेटो क्या कहता है? एम्फेसिस कहता है विजडम एंड रीजन के ऊपर एज द बेसिस ऑफ नेचुरल लॉ। विजडम होना चाहिए, रीजन, और सब लोग बेसिकली रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। विजडम होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, वही बेसिस है नेचुरल लॉ का। एरिस्टोटल क्या कहते हैं? डिफाइंड नेचुरल लॉ एज रीजन अनअफेक्टेड बाय डिजायर्स शेपिंग ह्यूमन विल एंड मोरालिटी। रीजन है अनअफेक्टेड बाय डिजायर्स, मतलब तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा डिजायर क्या है। ठीक है, तुम्हारा डिजायर क्या है, उसके हिसाब से थोड़ी ना लॉ बनेगा भाई मेरे। जो सही है वो जो सही है और जो गलत है उसको तुमको रीजन के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तुम प्रॉपर रीजनिंग करोगे कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है। ये नहीं बोलोगे कि क्या होना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए वो नहीं, तुम क्या डिज़ायर कर, क्योंकि हर किसी का डिज़ायर अलग है, उसके हिसाब से तो हर किसी का डिज़ायर अलग बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये नहीं पूछेंगे हम लोग कि यार तुम क्या डिज़ायर करते हो, उसके हिसाब से नहीं, क्या क्यों हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? शेपिंग ह्यूमन विल एंड मोरालिटी। फिर आगे देखेंगे हम लोग, ये सारा एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, मैं फिर से बता देता हूँ। थोड़ा थोड़ा जो है तुम पढ़ के जा सकते हो, एंशिएंट थ्योरी के बारे में थोड़ा थोड़ा टॉपिक याद कर लेना। बाई चांस अगर इंस्टीट्यूट ने गूगली मार दिया तो ठीक है। इस हिसाब से मैंने ड्राफ्टिंग भी कर रखा है कि तुम एग्जामिनेशन में आराम से लिख पाओगे। ठीक है, एकदम ब्रिलियंटली लिख पाओगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। मिडीवल थ्योरी में क्या है? मिडीवल थ्योरी में क्या बताए? ये बेस्ड ऑन थियोलॉजिकल आइडियाज है, लिंकिंग नेचुरल लॉ टू द लॉ ऑफ गॉड। भगवान से जोड़ देते हैं। थॉमस एक्विनिस ने कहा, क्या कैटेगराइज किया? 4 प्रकार के लॉ ऑफ गॉड, नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ, ह्यूमन लॉ। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना रट के तुमको जाना है ये वाला चीज। कुछ चीजें हैं, कुछ माइन्यूट चीजें हैं जो तुमको जो है बहुत ज़्यादा डीपली सोचना नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ही तुम्हारे नहीं है। जितना तुमको हमने यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया उतना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, रीनियंस करके एक चीज़ जो अपने को देखना है, रीनियंस थ्योरी। रीनियंस थ्योरी का मतलब क्या होता है पता है? न्यू बॉर्न। क्या बताओ? न्यू बॉर्न, नया युग। ये एक फ्रेंच वर्ड है। क्या वर्ड है बताओ? फ्रेंच वर्ड, रीबर्थ। अच्छा,
marked by rationalism and a focus on human reason, emphasized natural rights and the social contract. नेचुरल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को उसने एम्फेसिस किया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी रैशनलिज्म इंपॉर्टेंट था। रैशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि तुम निष्पक्ष होके करोगे चीज़ें, ठीक है, निष्पक्ष होके तुमको कोई भी मैटर देखना है। फोकस इज ऑन ह्यूमन रीजन, ऑब्वियसली रीजन तो रहेगा ही। की प्रोपोनेंट्स हुगो ग्रोटियस क्या कहा, बिलीव द सॉवरेन्स ड्यूटी इज टू सेफगार्ड सिटीजन बाउंड बाय नेचुरल लॉ। सुप्रीम लीडर का ड्यूटी होता है कि सिटीजन्स के राइट्स को सेफगार्ड करेंगे बाय नेचुरल लॉ। इमैनुअल ने क्या कहा, आर्ग्यूड दैट नेचुरल लॉ इज बेस्ड ऑन राइट रीजन एंड गाइडेड बाय इंडिविजुअल कंसाइंस। तो नेचुरल लॉ जो है वो राइट्स तुम अपने हिसाब से जो रीज़न बनाओगे उसके हिसाब से थोड़ी ना होगा, राइट रीज़न को निकालना पड़ेगा, राइट क्वेश्चन पूछोगे तब जाके नेचुरल लॉ जो है वो निकलेगा, ठीक है। और ये गाइड करता है क्या कि तुम्हारा जो राइट क्वेश्चन क्या रहेगा, वो किस प्रकार से गाइड होगा, वो गाइड होगा बाय इंडिविजुअल कॉन्साइंस। इंडिविजुअल कॉन्साइंस मतलब खुद के विवेक से, ठीक है, खुद के विवेक से। विवेक वर्ड हिंदी वर्ड तो आता है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी बहुत अच्छा खासा बोल लेता हूँ। क्या बोलते हो भाई मेरे, सच्ची में बताओ, थोड़ा बहुत तो बोल ही लेता हूँ, राइट। अच्छा सुनो, इंडिविजुअल कंसाइंस मतलब खुद के विवेक से तुमको चीज़ें निकालना। इंग्लिश में बोलूँ कंसाइंस का मतलब तुमको समझ में नहीं आएगा फिर। कंसाइंस एक्चुअली क्या होता है, एक इंट्रिंसिक एस्पेक्ट होता है ऑफ ह्यूमन मोरालिटी एंड डिसीजन मेकिंग। ये ना रेफर करता है टू किसी भी इंडिविजुअल का इनर जो सेंस होता है ना, इनर सेंस उसको रेफर करता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये चीज, ठीक है, इनर सेंस। तो इंडिविजुअल कंसाइंस खुद के विवेक से। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आया क्या, बोलना समझ में आया क्या। मॉडर्न थ्योरी देखेंगे, मॉडर्न थ्योरी में बहुत बवाल बोले कि अ रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ इन रिस्पॉन्स टू पॉजिटिविस्ट एंड हिस्टोरिकल अप्रोचेस। ये क्या है बताओ, ये एक रिवाइवल है, इसको हम लोगों ने रिवाइव किया है नेचुरल लॉ को। कैसे, हाँ जी कैसे, वो तो हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, नेचुरल लॉ इन रिस्पॉन्स टू पॉजिटिविस्ट, ऊपर वाले तो सारे पॉजिटिविस्ट थे, कुछ हिस्टोरिकल भी थे, हिस्टोरिकल अप्रोचेस लेते थे। जैसे हिस्ट्री वाला हम लोगों ने मिडिवल थ्योरी वगैरह देखा है, ठीक है, लॉ ऑफ गॉड। अच्छा, फोकस्ड ऑन जस्टिस एंड हार्मोनीस पर्पस इन सोसाइटी, जस्टिस पे फोकस करता है एंड देखता है कि सोसाइटी में पर्पस क्या है। की कॉम्पोनेंट स्टेम लॉ डिफाइन नेचुरल लॉ एज जस्ट लॉ विथ हार्मोनियस सोसाइटल पर्पस। कि ऑब्वियसली हार्मोनी मतलब क्या, पीसफुली, ठीक है, जो सोसाइटी में पीस ला पाए, सोसाइटल पर्पस के हिसाब से लॉ होना चाहिए, ये बता रहा है स्टैम लॉ। क्या ये समझ में आ रहा है तुमको भाई मेरे। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ ये और एक चीज़ है, एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ ये और एक चीज़ है। ये दो कंप्लीट होने के बाद जो हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ, सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ, यहाँ से तुम्हारा बवाल चैप्टर स्टार्ट होगा। यहाँ से जो स्टार्ट होगा ये तुम्हारे एग्जामिनेशंस में आएंगे, बहुत बवाल तरीके से आने वाला है। कस्टम्स एंड कस्टमरी लॉ तो फटाफट वो दो फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। अच्छा, ये जो वीडियो है ये तो हम लोग यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर रहे हैं, हमारे रेगुलर बैच वाले स्टूडेंट्स जो है उनका है ये वीडियो भाई मेरे। ये मैं कुछ वीडियोस कुछ सैम्पल्स जो है आपको यूट्यूब में डालूंगा सो दैट आपका पढ़ाई जो है वो ईजी तरीके से हो पाए। एंड ऑब्वियसली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन एनी टाइम ज्वाइन आवर क्लासेस। एंड क्लासेस जो है उसमें हैवी से हैवी डिस्काउंट है। मैं तुमको बता दूं कि तीन पेपर जो है, तीन पेपर JIGL, कंपनी लॉ, SBIL, ये तीनों पेपर तुमको मिल रहा है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 4999, ठीक है। इसके ऊपर भी तुमको डिस्काउंट मिलेगा अगर तुम यूज़ करोगे कोड NEW25। ये कोड यूज़ करोगे, हमारे एप्लीकेशन में जाओगे, रजिस्टर करोगे, ये कोड यूज़ करोगे तो तुमको डिस्काउंट मिलेगा, भारी डिस्काउंट। क्या ये समझ में आ रहा है। और सिर्फ सुनो ना, तुमको लग रहा होगा सर ये 4999 जो है इसके ऊपर डिस्काउंट लेंगे, लेकिन सर मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है अभी, तो इसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दो, 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दो, फर्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट में तुम ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस आराम से, ठीक है।
ये समझ चुके? तो ज़रूर क्लासेस एक बार चेकआउट करना, बहुत बवाल क्लासेस होंगे अर्जुना बैच। एंड मेक श्योर कि तुम अगर अर्जुना बैच ज्वाइन कर रहे हो, तुम्हारा जो पूरा तकदीर है उसको बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। एंड यू हैव टू मेहनत बहुत ज़्यादा, यू हैव टू मेहनत बहुत ज़्यादा, तुमको करना ही है मेहनत बहुत ज़्यादा। वो हम करवाएंगे तुमसे, अगर नहीं करोगे तो पापा को कंप्लेंट कर देंगे तुम्हारे। अच्छा, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ पे चलते हैं फटाफट। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? कोर आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। The historical school views law as a product of historical and evolutionary forces. Obviously, लॉ क्या है? लॉ एक प्रोडक्ट है। किस चीज़ का प्रोडक्ट है सर? हिस्टोरी का। पकड़ लो, आज जो तुम ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हो, या क्या इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद ट्रैफिक रूल्स बनाए, या फिर ब्रिटिश का ट्रैफिक रूल्स है? भाई मेरे, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, ये क्या इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद बनाया, या फिर ये ब्रिटिश काल का है? बताओ। हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल है, राइट। इवोल्यूशनरी फोर्सेस, ठीक है। ब्रिटिश आने से पहले हमारा नियम कुछ और था, ब्रिटिश आने के बाद इवॉल्व हो गए हम लोग। कहाँ से? अमीर से गरीब हो गए हम लोग, इवॉल्व किए। नॉर्मली गरीब से अमीर होते लोग, लेकिन इंडिया ने अमीर से गरीब हो गए। तो इवॉल्व हुए किसके वजह से? बाहर के फोर्सेस की वजह से। उसके बाद लॉ बने, एंड इन लॉ को हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं, समझे? उसके बाद देखो, लॉ इवॉल्व्स फ्रॉम कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड सोशल हैबिट्स एंड कन्वेंशंस ओवर टाइम। ऑब्वियसली कस्टम्स बदलेंगे, ट्रेडिशंस लाएंगे, सोशल हैबिट्स बनेंगे, फिर लॉ चेंज होगा, लॉ इवॉल्व होगा। क्या समझ में आ रहा है? ये हिस्टोरिकल स्कूल समझे कहता है, इट एम्फेसिस द ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ लॉ। ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगा वैसे वैसे ग्रोथ होगा, ऑर्गेनिकली लॉ जो है वो भी चेंज करेंगे हम लोग। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा बवाल। फिर देखो, सेवनीज थ्योरी ऑफ लॉ, इसको कहेंगे हम लोग सेवनीज थ्योरी ऑफ लॉ। ये भैया 5 चीज़ कहते हैं कि ऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में एक प्रिंसिपल देते वो लोग, फिर स्पिरिट ऑफ द पीपल के बारे में एक प्रिंसिपल देते हैं, वोकजिस्ट कहते हैं। कस्टम ओवर लेजिस्लेशन, रोल ऑफ ज्यूरिस्ट एंड लॉ इज फाउंड नॉट मेड। क्या मैं इतना होमवर्क दे सकता हूँ? क्या तुमको इतना होमवर्क दे सकता हूँ? थोड़ा इंटरप्रिटेशन करना सीखोगे तुम लोग। मैं चाहता हूँ ना कि तुम लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछो, लेकिन तुम लोग पूछते नहीं, तुम लोग कुछ बताते नहीं, कमेंट सेक्शन में कुछ पूछते ही नहीं तुम लोग। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो है होमवर्क दूंगा, सो दैट तुम्हारे दिमाग में कुछ बत्ती जले, एंड देन तुम पूछो मुझसे कि सर मेरे को ये नहीं आ रहा है, तो मैं कमेंट सेक्शन में तुमको हेल्प भी कर दूंगा, तुमको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ये मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कमेंट करो कम से कम यार वीडियो के नीचे। तो ये होमवर्क है, ये वाला कर लेना है। अब जो बवाल चीज़ के ऊपर हम लोग जाने वाले, ओहो बवाल चीज़ अभी टाइम है। एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ देखेंगे। एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ, एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ भैया देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसके बारे में बताओ? जॉन ऑस्टिन के बारे में, हैंस कैल्सन के बारे में, कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, नॉर्मेटिव साइंस, ग्रोनडॉम के बारे में पढ़ चुके। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है, इसको एक बार रीड कर लेना है, ठीक है? इसको हम लोग करेंगे रीड। अब चले कि हम लोग बवाल पार्ट पे। अब जो यहाँ से होगा, थोड़ा पानी वानी पी लो, आराम से देखना है, ठीक है? थोड़ा आपको अगर ब्रेक के लिए जाना है, नेचर्स कॉल, यू कैन गो एंड कम, पॉज द वीडियो ओवर हियर, क्योंकि यहाँ से जो स्टार्ट होगा बहुत बवाल, तुमको बहुत फोकस से करना होगा ये चीज़। और मैं जो कराऊंगा उसको अभी से तुम अपने अंदर डाल लो, सो दैट तुमको दिक्कत नहीं होगा बाद में रिवाइज करने में एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है? पॉज कर लो, मैं रुकने नहीं वाला, मैं कंटिन्यू करूँगा, तुम पॉज करके यहाँ पे जा सकते हो और फटाफट आके, ठीक है, इसको प्ले कर सकते हो। चलो स्टार्ट करें। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ, सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ। प्राइमरी सोर्स बताओ इंडियन लॉ का। सबसे पहले इंडियन लॉ जो है बनता है पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन, फिर आता है कस्टम्स एंड यूसेजेस के ऊपर, फिर जुडिशियल प्रेसिडेंस के ऊपर, फिर पर्सनल लॉ के ऊपर। लेजिस्लेशन का मतलब वही है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। कस्टम्स एंड यूसेजेस का मतलब होता है लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस। कस्टम का मतलब क्या होता है कि हम लोग बहुत पहले से ये यूज़ करके आ रहे हैं, ये लॉ हम लोग फॉलो करके आ रहे हैं, ये तो एक कस्टम है हमारा। लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस एक्सेप्टेड एज लॉ। फिर आएगा हमारा जुडिशियल प्रेसिडेंस, डिसीजंस ऑफ हायर कोर्ट दैट बिकम्स बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट। अच्छा, प्रेसिडेंस का मतलब बता दो, तोड़ के चीज़ों को सीखो, ठीक है? जुडिशियल प्रेसिडेंस,
प्रेसिडेंस का मतलब बता दो फटाफट कोई। मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है भाई मैंने, प्रेसिडेंस का मतलब होता है पास्ट के लॉस, पास्ट के डिसीजंस कह सकते हो, पास्ट के डिसीजंस। तो जुडिशरी जो हमारा कोर्ट होता है वो जो पास्ट में डिसीजन लेते हैं ना किसी भी केस के बारे में, किसी भी न्यू केस के बारे में डिसीजन लिया जाता है, वो बन जाता है लॉ फॉर द फ्यूचर केसेस। ये नया केस है, पहली बार सुना है, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, अब ये लॉ बन चुका है। इसमें जो डिसीजन सुनाया गया वो बन चुका है लॉ। अब जैसे भी फ्यूचर में इस प्रकार के सेम टू सेम केसेस आएंगे, यही लॉ चिपकाएंगे उस के ऊपर, उस केस के ऊपर यही लॉ चिपका देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा जुडिशियल प्रेसिडेंस। डिसीजंस ऑफ हायर कोर्ट्स दैट बिकम्स बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट। ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन भी है कि हायर कोर्ट बनाएंगे, हायर कोर्ट ने जो भी डिसीजन लिया किसी भी न्यू केस में वो बन जाएगा लॉ फॉर द लोअर कोर्ट्स। ये लोअर कोर्ट्स के लिए, जैसे मैं तुमको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ भी जजमेंट आया पूरा एकदम नया, इसके पहले ऐसा कुछ न्यूज़ आया ही नहीं था, ऐसा कोई केस लड़ा ही नहीं गया, ठीक है, इसमें जजमेंट सुनाया किसने? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने, ठीक है। क्या ये लॉ बन चुका है? क्या ये लॉ बन चुका है? नहीं। इसको तुम चैलेंज कर सकते हो, इसको तुम चैलेंज कर सकते हो, क्या बताओ ना, इसको तुम चैलेंज कर सकते हो, इस डिसीजन को तुम चैलेंज कर सकते हो। लॉ तभी बनेगा, लॉ तभी बनेगा। अच्छा, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जजमेंट सुना है ना, ये बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं इस लॉ को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनके ऊपर है, बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? 100% फॉलो करना होगा। 100% फॉलो हमेशा सुपीरियर कोर्ट का जो डिसीजन है वो लोअर कोर्ट के ऊपर लगता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक लोअर कोर्ट है, इसका सुपीरियर क्या होता है? सुपीरियर होता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाया वो सारे डिसीजन, सारे उसके जो लोअर वाले कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह लो, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स कह लो, ठीक है, वहाँ पे पूरा पूरा लागू होगा, ठीक है। और सुनो, हायर कोर्ट का जो जजमेंट है, ठीक है, हायर कोर्ट बहुत अच्छा खासा ऑथोरिटी होता है, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा खासा ऑथोरिटी होता है हायर कोर्ट। इसका जो जजमेंट आता है वो लॉ बन जाता है वैसे, लेकिन इसके हायर कोर्ट के लॉ को भी तुम चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है बेसिकली, वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट लॉ को एक्सेप्ट कर लेता है, हायर कोर्ट का जो डिसीजन है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वो देखता है कि अच्छा ठीक है, ये डिसीजन पास किया गया तो वो है, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर जाता है, वो लॉ बन जाता है, वो नीचे के जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। अब होता ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन सुना है उसके ऊपर हम सहमत नहीं है, हम हमारे हिसाब से हम लोग डिसीजन सुनाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा बताओ? कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। हाई कोर्ट का जो डिसीजन है और हाई कोर्ट का जो लॉ बना है, मतलब जो भी डिसीजन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, तुमने क्या किया बताओ ना? हाँ जी, तुमने चैलेंज किया हाई कोर्ट के डिसीजन को, तुमने अपील कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने तुमने अपील कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हाई कोर्ट का डिसीजन मेरे को सही नहीं लगा, मैं अपने हिसाब से डिसीजन दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है वो अल्टीमेट होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी भी कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? हाँ जी, बताओ ना। हाँ जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको सबको मानना है। तो ये अल्टीमेट, ये सुप्रीम लीडर वाला सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए इसका नाम में ही सुप्रीम है। इसका जो डिसीजन है वो बाइंडिंग हो जाएगा लोअर कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट का लोअर कोर्ट कौन सा है? हायर कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट का नीचे कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हाई कोर्ट भी मानेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मानेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा होता है। तो डिसीजन जो हायर कोर्ट्स लेते हैं ना, हायर कोर्ट्स, नॉर्मली हायर कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट भी आता है एंड हाई कोर्ट भी आता है, दैट बिकम्स बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट्स। वो बाइंडिंग हो जाता है सारे लोअर कोर्ट्स में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमेशा केसेस नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट में केसेस बहुत बहुत डेंजरस वाला केस जो है और तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तब जाके तुम सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करते हो। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी इंसान अप्लाई नहीं कर सकता, मतलब कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा, मैं यही ढूंढ रहा था ये वाला वर्ड, कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, बहुत भारी पैसा लगता है भाई मेरे, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में एक टाइम पे तुम डायरेक्ट जा सकते हो। नॉर्मली तुम जो भी केस लड़ रहे हो तुमको तो लोअर कोर्ट में जाना है, फिर हाई कोर्ट में जाना है, वो अपील करते करते जाना होता है। लेकिन एक टाइम पे तुम सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकते हो, तुम एज अ पब्लिक, एज अ सिटीजन तुम सीधा जा सकते हो। बताओ क्या?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सा वो चीज़ है, कौन सा वो टाइम है, जब कौन सा वो केस है, कौन सा वो सिचुएशन है जहाँ पे तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। फिर देखो सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ देखेंगे, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, फॉरेन लॉ, लीगल कमेंटरीज एंड टेक्स्ट बुक, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़। ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, शायद आगे नीचे बहुत होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं समझा देता हूँ। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स यूज टू फिल गैप्स इन द लॉ, ठीक है। लॉ में बहुत सारे लूप होल्स हैं, उसको फिल करने के लिए तुमको जस्टिस के हिसाब से सोचना होगा। तुम क्या सोचोगे बताओ ना। तुम कोई भी जजमेंट दे रहे हो, पकड़ लो, वहाँ पे तुमको दिख रहा है कि यार यहाँ पे लूप होल है, मैंने अगर इस प्रकार से जजमेंट सुना दिया तो जस्टिस नहीं होगा। तो तुमको क्या करना है, ये 3 चीज़ यूज़ करना है तुम्हारे दिमाग के हिसाब से। तुम्हारा जस्टिस देने का पावर, तुम्हारा इक्वालिटी का पावर। ये तुम सोचोगे कि भैया इसको इक्वालिटी कैसे मिले, कैसे मैं इसको इक्वली ट्रीट करूँ, इक्वालिटी मिले इसको, ना इंसाफ़ी ना हो, जस्टिस मिले इसको। ये 2 यूज़ करोगे इन गुड कंसाइंस। समझ में आ रहा है? अच्छा विवेक यूज़ करके तुम क्या करोगे बताओ ना। गैप्स फील करोगे, लॉ के अंदर में जो गैप्स है वो फील करोगे अपने जजमेंट के थ्रू एज अ जज। फिर आता है फॉरेन लॉस, ऑब्वियसली बोरोड कॉन्सेप्ट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा को पूरा फॉरेन ही है, बहुत कुछ जो है वो छोटा है। मैं 2-3 साल पहले जब CSET को पढ़ा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब मैं पढ़ा रहा था, तब मैंने ये कहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है भाई मेरे, ये बोरोड है। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बैठ के नहीं लिखा है पूरा। यहाँ पे जो इंडियन सिस्टम में, इंडियन सोसाइटी में जो कुछ पर्टिकुलर लॉस है, SC ST ये वो, उन लॉस को लिखा गया है, समझ में आ रहा है, इंडियन सोसाइटी को फिट होने के लिए। लेकिन बाकी का जो नियम कानून है वो पूरा बोरोड है, समझ में आ रहा है, अलग अलग कंट्रीज से बोरो करके हम लोगों ने लिया है। ऐसे ही बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो कोई नया कंट्री बनेगा ना, आज अगर कोई नया कंट्री बनता है तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखेगा, ये इंडिया से उधार ले लेगा। इंडिया का अगर सिस्टम उसको अच्छा लगा तो इंडिया से उसको उधार कर लेगा, समझ में आ रहा है, और बोलेगा कि बोरो कर रहे हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन को छापेंगे, हमारा भी देश में यही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होगा। ऐसा होता है, समझ में आ रहा है। तो बोरोड कंसेप्ट्स फ्रॉम अदर लीगल सिस्टम। अच्छा एक बात बताओ, तुम अगर JIGL पढ़ रहे हो, ये सोर्सेज ऑफ लॉ है, ठीक है, तुम JIGL पढ़ रहे हो, तुमने ये अगर नहीं सुना है तो तुम सुनोगे, सलमॉन्ड वर्सेस सलमॉन्ड करके केस लॉ एक सुनोगे। ऐसे बहुत सारे फॉरेन केस लॉज है। ये केस लॉ, फॉरेन वाले केस लॉ हम लोग इंडिया में क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये सेम चीज़ें इंडिया में अगर घट रहा है तो हम लोग बाहर वाले केस लॉ को क्यों नहीं ले, हम लोग जजमेंट के लिए टाइम क्यों वेस्ट करें? बाहर में ऐसा सेम केस हुआ था, उसका जजमेंट, फाइनल जजमेंट ये आया था, उसको कॉपी कर लो। तो यही है बोरोड कंसेप्ट फ्रॉम अदर लीगल सिस्टम, फॉरेन लॉस, ठीक है। लीगल कमेंटरीज एंड टेक्स्ट बुक, राइटिंग ऑफ लीगल स्कॉलर्स, जैसे हमारा जॉन ऑस्टिन, सलमॉन्ड, ठीक है, हेनरी कैल्सन, ये सारे जो है क्या है, लीगल स्कॉलर्स है। तो इनके कमेंटरीज, इनके बुक्स को लेकर भी हम लोग बहुत सारा जजमेंट सुनाते हैं। फिर है इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स भी हुआ है बहुत सारे, जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डोमेस्टिक लॉ को। डोमेस्टिक लॉ को भी इन्फ्लुएंस करता है इंटरनेशनल लॉस एंड रेगुलेशंस, इंटरनेशनल ट्रीटीज़। क्योंकि तुम्हारा कंट्री किसी और कंट्री के साथ जो है हाथ मिला रहा है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसके कारण तुम्हारा जो डोमेस्टिक लॉ है, तुम्हारे जो कंट्री के अंदर लॉ है, उसको इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो भी शेप देता है, इंटरनेशनल लॉस तुम्हारे डोमेस्टिक लॉस को भी शेप देता है। शेप देता है मतलब उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस या फिर नया लॉ बनाने की जो है सोर्स बनता है, समझ में आ रहा है। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़ नया लॉ बनने का, डोमेस्टिक लॉज बनने का सोर्स होता है। हम लोग पढ़ ही रहे सोर्सेज ऑफ लॉ। ये सेकेंडरी सोर्सेज है, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ। ये है तुम्हारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ। दोनों में समझ में आ रहा है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो मेजर होते हैं, यहीं से नॉर्मली 90% लॉ बनता है, 90% लॉ बनता है प्राइमरी सोर्स, और सेकेंडरी सोर्स तुम्हारा 10% का लॉ बनता है प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स से। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। पर्सनल लॉ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्या? पर्सनल लॉ मतलब जैसे हिंदू का अलग लॉ, मुस्लिम का अलग लॉ, ठीक है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद हट जाएगा। कोई किसी के लिए अलग अलग लॉ नहीं है भाई मेरे, सबके लिए एक ही लॉ, समझे? अच्छा, अब आते हैं हम लोग कस्टम और कस्टमरी। ये टॉपिक भैया एग्जामिनेशन में अनगिनत बार जो है पूछा गया है एग्जामिनेशन में, ठीक है। कस्टम क्या होता है भाई मेरे? अगर कोई भी इंसान तुमसे पूछ ले भाई मेरे कस्टम, तो कस्टम क्या होता है? अ कस्टम इज अ ट्रेडिशन
क्या होता है, हमारे घर में ट्रेडिशन होता है, कोई नया मेहमान आए तो उसको पार्ले जी बिस्किट से हम लोग परोसते हैं, पार्ले जी बिस्किट से हम लोग उसको सेवा करते हैं। पार्ले जी बिस्कुट एंड पार्ले जी बिस्कुट, बिस्कुट या बिस्किट कुछ भी, विश का किट ही है फाइनली। तो पार्ले जी विश किट, विश किट, विश किट, समझ में आ रहा है? इससे हम लोग परोसते हैं, विश के किट से हम लोग परोसते हैं हमारे, किसको बताओ ना भाई, मैं मेरे बारे में बात करूँ, तुम्हारे बारे में बात करूँ, ठीक है? तुम लोग परोसते होंगे। अच्छा सुनो, तो क्या देते हैं हम लोग, चाय कॉफ़ी परोसते हैं, राइट? तो ये क्या एक ट्रेडिशन है भाई मेरे, कस्टम है भाई मेरे, ट्रेडिशन है, कस्टम है, समझ में आ रहा है? हम लोग रोज़, रोज़ नहीं, हर हफ्ते मंडे को, ट्यूसडे को, सैटरडे को वेज हो जाते हैं भाई मेरे, पूरा वेज। तो ये क्या है, नियम है, कस्टम है, चलता आ रहा है भैया, इसको फॉलो करना है, हाँ जी करना है, फॉलो करना है। लेकिन एक चीज़ बताओ, क्या इसको अगर नहीं मानूँ मैं, तो क्या मेरे को कोई जेल लेकर जा सकता है अगर मैंने मंडे को जो है ना नॉन वेज खा लिया, फॉर एग्जाम्पल, जो मैं कभी नहीं करूँगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने खा लिया, तो क्या मैं जेल जा सकता हूँ? नहीं, उसको कहा जाता है कस्टम विदाउट सैंक्शन। ये वाला देखो, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कस्टम विदाउट सैंक्शन, सिर्फ इतना याद रखो, बाकी एक्सप्लेन करूंगा जाके। कस्टम मतलब रीति रिवाज, और जिस रीति रिवाज के पीछे कोई सैंक्शन नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, वो बन जाता है कस्टम विदाउट सैंक्शन। और जिस रीति रिवाज के पीछे सैंक्शन है, पनिशमेंट है, उसको वो बन जाता है कस्टम विद सैंक्शन। आगे देखेंगे। A custom is a traditional or usual way of behaving or doing things in a society. It is one of the oldest sources of law, especially in primitive societies where life was regulated by spontaneous developed customs. Role of custom in Indian law. Custom have played a significant role in shaping ancient Hindu laws. Of course, many laws in Smritis and commentaries originated from customs. Smritis emphasize the importance of the following and recognizing customs. अच्छा, ये स्मृतिस क्या है, ये हिंदू का जो है लॉ का एक सोर्स है, ठीक है? ओके, ये समझ में आ रहा है, रोल ऑफ कस्टम्स इन इंडियन लॉ। अच्छा, क्लासिफिकेशंस ऑफ कस्टम्स देखेंगे हम लोग। कस्टम तो एक्सप्लेन हो चुका है, अब तुमको एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा वो है कस्टम। कस्टम के बारे में पूछेंगे या तुमको क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ सकते हो। क्लासिफिकेशन दो प्रकार के होते हैं, कस्टम विद सैंक्शन, कस्टम विदाउट सैंक्शन। विद सैंक्शन मतलब दिस आर नॉन ऑब्लिगेटरी कस्टम्स फॉलोड ड्यू टू पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक के ओपिनियन के वजह से हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे पब्लिक के ओपिनियन की वजह से हम लोग फॉलो करते हैं, वरना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इन सारे कस्टम्स का। बताओ क्या, बताओ क्या भाई? शादी में 500 लोग का खाना, शादी में 500 लोगों का खाना भाई मेरे, तुम्हारा कौन चाहेगा अपना पैसा बर्बाद करने के लिए, लेकिन किया जाता है। शादी में 500 लोगों का खाना, 1000 लोगों का खाना, 1500 लोगों का खाना, समझ में आ रहा है? करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है। मेरा हुआ, मेरे मम्मी का हुआ, मेरे पापा का हुआ, ऑब्वियसली मम्मी पापा दोनों का एक साथ हुआ, एंड मेरा होगा, मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ, फिर मेरे भाई का होगा, समझ में आ रहा है? तो क्या बुलाएंगे 500 लोग? ऑब्वियसली बुलाएंगे सर। क्यों? पब्लिक का ओपिनियन मैटर करता भाई, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि मेरे को फ्लेक्स नहीं करना भाई मेरे, फ्लेक्स के लिए शादी में लोगों को बुलाना ऐसा तो मेरा नहीं है। बुलाएंगे सिर्फ एक ही चीज़ के लिए कि पब्लिक क्या सोचेंगे। तो ये क्या है बताओ? दिस आर नॉन ऑब्लिगेटरी कस्टम फॉलोड ड्यू टू पब्लिक का ओपिनियन। क्यों फॉलो होता है बताओ? पब्लिक का ओपिनियन के लिए, वरना तो भाई मेरे ये कोई दरकार ही नहीं है। सच्ची में बता रहा हूँ यार, दरकार है? तुमको लगता है कि दरकार है इन चीज़ों का? नहीं, लेकिन पब्लिक के ओपिनियन की वजह से फॉलो करना पड़ता है। पॉजिटिव मोरालिटी कहते हैं इसको भाई मेरे। दे आर नॉट इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। ये स्टेट इन्फोर्स नहीं करता, मतलब स्टेट इससे लेना देना नहीं है। तुम अपनी शादी में किसको बुला रहे हो, किसको बुला रहे हो, किसको नहीं बुला रहे हो, कितने लोगों को खिला रहे हो, ये नरेंद्र मोदी जी को फ़र्क नहीं पड़ता भाई मेरे। समझ में आ रहा है? स्टेट मतलब गवर्नमेंट। अच्छा, कस्टम विद सैंक्शंस मतलब ये वो वाले कस्टम्स है जो स्टेट सैंक्शन करता है, जो स्टेट जो है वो इन्फोर्स करता है, और जिसके पीछे जो है तुम्हारा सैंक्शन लगता है, मतलब पनिशमेंट लगता है। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू लीगल कस्टम,
कन्वेंशनल कस्टम, लीगल कस्टम, कन्वेंशनल कस्टम। ये क्या है? कस्टम विद सैंक्शन का डिवीजन हो रहा है भाई मेरे। लीगल कस्टम एंड कन्वेंशनल कस्टम। सबसे पहले कन्वेंशनल कस्टम मैं तुमको समझा देता हूँ। कन्वेंशन कस्टम मतलब एक ही वर्ड में समझाओ, कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्टी के बीच में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और जिसके कारण दो पार्टी के बीच में क्या हो रहा है बताओ ना? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अग्रीमेंट हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है बताओ? जिसके कारण राइट्स डेवलप हो रहा है, लाइबिलिटीज डेवलप हो रहे हैं, जिसके कारण राइट्स डेवलप हो रहे हैं, जिसके कारण लाइबिलिटीज डेवलप हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये बन जाएगा कन्वेंशनल कस्टम, जिसको तुमको फॉलो करना ही है। ठीक है, तुमको फॉलो करना ही है। ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है क्योंकि ये कस्टम विद सैंक्शन के अंदर आता है। अगर तुमने फॉलो नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट तुमने पूरा नहीं किया तो जेल जाओगे, राइट? या फिर तुम्हारे अगेंस्ट केस हो सकता है। कन्वेंशनल कस्टम रीड करेंगे, बाइंडिंग ड्यू टू अग्रीमेंट्स बिटवीन पार्टीज। कंडीशंस फॉर रिकॉग्नाइजेशन मस्ट बी क्लियरली स्टैब्लिश्ड एंड नोन टू द पार्टीज। ऑब्वियसली ये कंडीशन है कि भैया ये कब रिकॉग्नाइज करोगे तुम कॉन्ट्रैक्ट्स को, एग्रीमेंट्स बिटवीन पार्टीज, मतलब कब ये लीगल होगा। क्लियरली स्टैब्लिश होना चाहिए, दोनों पार्टी सहमत होना चाहिए। कैनॉट ऑल्टर द जनरल लॉ ऑफ द लैंड, मस्ट बी रीजनेबल एंड कैन बी जनरल और लोकल, स्पेसिफिक टू अ प्लेस, ट्रेड और ट्रेडिशन। एक एक करके समझेंगे। मस्ट बी क्लियरली स्टैब्लिश्ड एंड नोन टू पार्टीज, दोनों पार्टीज को इस बात का पूरा अंदेशा होना चाहिए कि ये लोग क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कैनॉट ऑल्टर द जनरल लॉ ऑफ द लैंड, मतलब तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब क्या तुम खुद अपने दोनों के बीच में एक लॉ बना रहे हो कि ये इसको ये करना है, इसको वो करना है। लेकिन तुम जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी एग्रीमेंट कर रहे हो, वो उस धरती का जो धरती मतलब ये लॉ ऑफ द लैंड का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ द लैंड का मतलब क्या होता है बताओ? मतलब गवर्नमेंट ने जो लॉ सेट कर रखा है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट जो है, उस धरती में जो गवर्नमेंट है, उस लैंड में जो गवर्नमेंट है, उसने लॉ बनाया, उस लॉ के अगेंस्ट में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। कैन नॉट ऑल्टर द जनरल लॉ ऑफ द लैंड, मस्ट बी रीजनेबल, रीजनेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, इरीजनेबल नहीं होना चाहिए। अनरीजनेबल, नॉट इरीजनेबल, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। कैन बी जनरल, जनरल हो सकता है, और लोकल हो। जनरल मतलब सब जगह पे फॉलो हो, एंड लोकल मतलब स्पेसिफिक एरियाज में ही फॉलो हो रहा हो, स्पेसिफिक ट्रेडिशंस है, प्लेसेस है, ट्रांजैक्शंस है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा तुम्हारा कस्टम विद सैंक्शन, कस्टम विदाउट सैंक्शन। यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे। कल से देखेंगे हम लोग रिक्वेजिट्स ऑफ ए वैलिड कंस्ट्रेंट। बहुत बवाल वाला क्लास होगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। लगभग 40 मिनट का वीडियो हो चुका है, इससे ज़्यादा मैं वीडियो नहीं लूँगा, सो दैट तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ पाओ, इसको रिवाइज कर पाओ और बहुत अच्छे से तुम कर पाओ। आज के वीडियो में इतना ही है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करो, इन सारे स्टूडेंट्स को, प्लेसेस को, ग्रुप्स को डेफिनेटली शेयर कर दो प्लीज़, एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।